हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग अड्डा। आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 2 के बारे में। यानी हम थोड़ा सा आप लोगों को दिखा दें कि ये हम बात कर रहे हैं 12th क्लास के पहले चैप्टर के भाग 2 के बारे में आज बात करेंगे, जिसमें ईंट मनके तथा अस्थियों के बारे में हमने देखा था पहले पार्ट में। यानी वीडियो के पहले भाग में हमने क्या देखा था कि हड़प्पा सभ्यता से हमको क्या क्या प्राप्त होता है और वो कैसे कहानी आगे बढ़ता है, कैसे हड़प्पा के बारे में हमको जानकारी मिलता है। कुछ आगे की कहानी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो थोड़ा सा बता दें कि हमने देखा था कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा मात्रा में ईंटों का जो ढेर मिला था, जिससे हमको ये पता चलता है कि लगभग 100 मील रेल लाइन उस ईंटों की सहायता से क्या किया जा सकता था, बनाया जा सकता था। यानी 100 मील रेलवे लाइन बनाया जा सकता था उन ईंटों की सहायता से, जो हमको हड़प्पा की खुदाई के समय पे मिला हुआ था। ठीक है, और आगे हम बात करते हैं। आज तो हम बात करेंगे जानकारी कि जानकारी हमको कैसे मिलती है और क्या क्या माध्यम है जानकारी प्राप्त करने का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग, खुदाई में मिली इमारतों, औजार और मूर्तियाँ, आभूषण आदि के द्वारा हमको प्राप्त चलता है कि ये जो सभ्यता है वो कितनी पुरानी रही होगी। यानी इन्हीं सारी चीज़ों का जो तथ्य प्राप्त होता है, और इनका जब रेडियो कार्बन पद्धति द्वारा जांच किया जाता है तो पता चलता है कि ये सभ्यता कितने साल पुरानी रही होगी। ठीक है, और आगे हम बात करें तो यहाँ पे ध्यान ध्यान दीजिएगा आप लोग कि हड़प्पा सभ्यता में सड़कों तथा गलियों को एक ग्रिड पद्धति द्वारा बनाया गया था। जब हम इसका खुदाई करते हैं और इसके बारे में जब वैज्ञानिक आगे बढ़ते गए तो हमको आगे देखने को क्या मिला कि हड़प्पा सभ्यता में सड़कों तथा गलियों को जो बनाया गया था वो एक ग्रिड पद्धति पे बनाया गया था, और उसमें जो था, और यह एक दूसरे को समकोण पे काटता था। अब समकोण आप लोगों को पता होगा कि समकोण कैसे बनता है, तो ये एक दूसरे को समकोण पे काटता था। और उसमें जल निकास की जो प्रणाली है वो काफ़ी अद्भुत थी। घरों की नालियों को गली की नालियों से जोड़ा गया था। यानी घर की जो नाली होती थी उसको जो नालियों से जोड़ा जाता था, यानी बाहरी नालियों से जोड़ा जाता था, ताकि पानी जो हो वो काफ़ी आसानी से बाहरी खेतों तक पहुंचाया जा सके। और उसके ऊपर एक स्लैब भी बनाया जाता था। जो नाली होता था उसके ऊपर एक स्लैब भी बनाया जाता था, जिससे अगर नालियों में कभी कचरा जमा हो गया तो उस ढक्कन को हटा करके और काफ़ी आसानी से नालियों का सफाई भी किया जा सके। तो वही चीज़, नालियों की जो ईंटें थी वो पक्की ईंटों से बनाई गई थी। ठीक है, यानी जो नालियाँ बनी थी वो किससे बनी थी, पक्की ईंटों से बनाई गई थी। और हड़प्पा सभ्यता में पाई जाने वाली लिपि को, अब इसके बाद जो लिपि मिला वहाँ पे, लिपि जो मिलता है उसमें हमको क्या पता चलता है कि वो एक ऐसा लिपि है जिसको आज तक वैज्ञानिक या जो भी विद्वान है वो पढ़ने में असमर्थ रहे हैं। अब वो कौन सा लिपि है, इस चीज़ के बारे में जानना अभी तक मुश्किल हो गया है कि आखिर वो कौन सा लैंग्वेज का यूज किया करते थे। ठीक है, और आगे बात करें तो हड़प्पा की लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जैसे आप लोग उर्दू में लिखते हुए अगर किसी को देखिएगा तो वो भी सेम इसी प्रकार से फॉलो किया जाता है, बाएं से दाएं ओर, यानी सॉरी दाएं से बाएं ओर लिखा जाता है। ठीक है, जैसे उर्दू लिखी जाती है ठीक उसी प्रकार ये भी जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी वो भी दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। और हम जो लिखते हैं हिंदी में वो क्या लिखते हैं, बाईं से दाईं ओर लिखते हैं। हड़प्पा स्थल से मिले समाधानों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया गया था। यानी हड़प्पा सभ्यता से जो हमको समाधान मिलता है ये एक प्रोसेस था उस टाइम पे, और इसमें जो मिलता है हमको मृतकों को गर्तों में दफनाया गया था, यानी गड्ढों में, जिससे क्या पता चलता है कि जिसके साथ मृत भांड, आभूषण इत्यादि दफनाने के अवशेष भी हमको प्राप्त हुए हैं। यानी उस टाइम पे अगर किसी को दफनाया जाता था तो उनके साथ आभूषण भी दफना दिया जाता था और मृत भांड भी दफना दिया जाता था। लोग उस टाइम पे पुनर्जन्म में ये रखते थे, आस्था रखते थे कि लोगों का पुनर्जन्म भी होता है। इसीलिए लोग क्या करते थे कि उनके साथ उनके जो काफ़ी उनके लगाव पूर्ण जो वस्तु थे उनको भी दफना दिया जाता था। ठीक है, आगे हम बात करें तो आगे हमको क्या पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता का विनाश कई कारणों से हुआ। जब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के अंत के बारे में तो हमको पता चलता है कि अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग शोध किया और अपना अपना अलग अलग मत दिया कि हड़प्पा सभ्यता का जो विनाश हुआ वो ऐसे हुआ ऐसे हुआ। अलग अलग वैज्ञानिकों का अलग अलग मत क्या मिलता है, जैसे मार्ग बदलना, यानी नदियों ने मार्ग बदल लिया जिसके वजह से वहाँ पे सूखा पड़ने लगा और वहाँ का विनाश हो गया, यानी हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि भूकंप आने के वजह से वहाँ पे विनाश हो गया, कुछ जो विद्वान हैं उनका मत है। ठीक है,
आक्रमण, यानी कुछ लोग कहते हैं कि आक्रमण हुआ वहाँ पे, और आक्रमण हुआ उसमें क्या हुआ कि इन सारे लोगों का विनाश हो गया, जो कि एक असंभव पॉइंट लगता है। एक साथ इतने लोगों का विनाश, जो एक इतनी बड़ी सभ्यता जहाँ पे एक जगह से ईंटों का जो ढेर मिल रहा है उससे पता चल रहा है कि 100 मीलों तक क्या किया जा सकता है, रेलवे लाइन बिछाया जा सकता है, और वहाँ से इतने लोगों का एक साथ गायब हो जाना एक अलग ही दृश्य दिखाता है। ठीक है, लेकिन जो ये मत मिलता है उसके माध्यम से हम बात करेंगे तो आगे क्या पता चलता है कि कुछ वैज्ञानिकों का ये भी मत है कि जलवायु परिवर्तन हुआ और इन लोगों का विनाश हो गया, यानी हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया। इत्यादि अन्य तथ्यों से हमें पता चलता है कि ऐसे ही हुआ होगा, यानी हड़प्पा का विनाश लगभग इसी सब कारणों की वजह से हुआ होगा। ठीक है, अब कैसे हुआ तो अब इसके बारे में क्लियर डाटा कोई नहीं दे पाता है, तो हम चलते हैं अब आगे डिटेल्स में पढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन कैसे पूछता है। अगर हम एग्जाम में जाते हैं तो वहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछता है हड़प्पा सभ्यता से, तो सबसे पहले हमने काफ़ी विस्तार से और काफ़ी बेहतरीन तरीका से लिख दिया है। यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की विशेषता बताइए। क्वेश्चन पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता की विशेषता बताइए या विशिष्टताओं का वर्णन कीजिए। दोनों का अर्थ एक ही होता है, तो अगर पूछ दिया विशिष्टताओं का वर्णन कीजिए या विशेषताएं बताइए, बात वही है। और ये पूछता है लगभग 500 शब्दों में इसका आंसर देना होता है, और 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी पूछ चुका है, यानी पिछले जो पेपर हुए हैं उनमें भी ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि इसको 500 शब्दों में उत्तर देना है, यानी 8 नंबर का ये प्रश्न आता है। अब इसके बारे में बात करते हैं तो इसका आंसर कैसे देंगे 500 शब्दों में, तो हमको देखना है आगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। आंसर देना है कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वो एक नगरीय सभ्यता थी, जिसमें 2 तरह के घरों का विभाजन किया गया था, जो हमने पहले भी बता चुका है, भाग 1 में भी बताया हमने और भाग 2 में भी थोड़ा बहुत बताया है। ठीक है, और उसी को हम क्या करेंगे, उन्हीं सारी कहानियों को मिला करके और इस कहानी को लंबा करते जाएंगे, ताकि हमारा 500 शब्द कंप्लीट हो जाए और हमको 8 मार्क का 8 मार्क पूरा हमको मिल जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, जिसमें 2 तरह के घरों का विभाजन किया गया था। एक था निचला नगर और दूसरे का नाम दिया गया था दुर्ग। दुर्ग को उचला शहर कहा जाता था और नीचे वाला जो था उसको निचला नगर कहा जाता था। ठीक है, हड़प्पा में कृषि की उन्नत व्यवस्था थी, जिसके बारे में हमने आपको बताया है, और लोग पशुपालन भी करते थे, यानी वहाँ का जो दोनों ये था मुख्य व्यवसाय था। यानी हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय कौन कौन सा था, तो पशुपालन करना और कृषि करना, ये 2 प्रमुख व्यवसाय था। ठीक है, जो हमने मेंशन कर दिया। उन लोगों को उन्नत भवन निर्माण की कला की भी जानकारी थी, यानी जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो कला में भी निपुण थे, यानी जो भवन निर्माण होता है, जो घरों का निर्माण होता है, उनमें भी वो काफ़ी निपुण थे। और एक से एक कलाकारी वहाँ पे देखने को मिलता है हड़प्पा सभ्यता में, जो आगे आपको और कहानी में मिलेगा। यानी लोगों को अलग अलग तरीके से भवन निर्माण की कला की काफ़ी अच्छे से जानकारी थी, जिसका हमको हड़प्पा सभ्यता में साक्ष्य देखने को मिलता है। हड़प्पा सभ्यता में जल निकास की उत्तम व्यवस्था थी, जो हमने आपको बताया, ग्रिड पद्धति अपनाया गया था, और जो था नालियों का जो निर्माण किया गया था वो पक्के ईंटों से किया गया था, और वो जो नालियाँ थी वो एक दूसरे को समकोण पे भी काटती थी। ठीक है, व्यवस्था की गई थी ताकि घरों की जो गंदे पानी है वो क्या कर सके, नालियों के रास्ते खेतों तक पहुंचाई जा सके, और फिर से जो है वेस्ट पानी को हम नालियों के रास्ते से ये प्रोसेस को चलाते रहें। ठीक है, और इन नालियों को जो बनाया गया था वो ईंटों की सहायता से, पक्के ईंटों की सहायता से बनाया गया था। ठीक है, आगे देखिएगा, इन नालियों के ऊपर ढक्कन का भी प्रबंध किया गया था, ताकि समय समय पर नालियों की सफाई भी की जा सके, जिससे हमको पता चलता है कि लोगों को उस समय कितने महत्वपूर्ण जानकारी थे। वो लोग एक एक पॉइंट का खबर रखते थे कि हम नाली बना रहे हैं तो इसमें क्या क्या हमको ध्यान देना है, ताकि आगे कोई समस्या आए तो इसको काफ़ी आसानी से हल किया जा सके। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों में हड़प्पा सभ्यता के चित्रात्मक लिपि भी प्राप्त हुई है। अब आगे बात करते हैं, तो एक चित्रात्मक लिपि जो हमने आपको बताया, जिसको आज तक कोई पढ़ नहीं पाया, जिसमें 375 से 400 तक शब्दों की संख्या है। ठीक है, लेकिन अभी तक कोई भी वैज्ञानिक या विद्वान इस लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है,
उसी कहानी को हम क्या कर रहे हैं, एक लंबे कहानी में पिरो दे रहे हैं ताकि हमारा 500 वर्ड कंप्लीट हो जाए। आगे देखिएगा, लोग मिट्टी के बर्तनों को बनाने की कला से भी परिचित थे, और मिट्टी के जो बर्तन बनाए जाते थे उसमें लाल रंग के कलर का भी यानी रंग का भी इस्तेमाल किया जाता था, जो आज भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप मिट्टी के बर्तन देखेंगे तो कोई लाल दिखता है, कोई केवल पका के ही छोड़ दिया जाता है। तो ये अलग अलग कैटेगरी उस टाइम पे भी दिखता था, और अलग अलग चित्रकला शैली भी नज़र आती थी उस टाइम पे मिट्टी के बर्तनों के ऊपर, जिससे हमको पता चलता है कि हड़प्पा वासी मिट्टी के बर्तनों की कला शैली से भी काफ़ी अच्छी तरीके से परिचित थे। ठीक है, आगे देखिएगा कि अभी हम उसी प्रश्न का आंसर दे रहे हैं, 500 शब्दों में देना है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोग वस्तुओं के नाप तोल के लिए क्या करते थे, पत्थर जो होता था उस टाइम पे उसी के बांट का यानी जो वेट होता है उसका बांट बोला जाता था उस टाइम पे, और पत्थरों के बांट का उपयोग करते थे किसी भी वस्तु के नाप तोल के लिए। ठीक है, यहाँ से हमें व्यापार के प्रचलन का भी साक्ष्य मिलता है, जैसे दूर दूर के देशों के साथ इंडिया के यानी इंडिया सॉरी यहाँ पे मतलब हड़प्पा सभ्यता के जो व्यापार थे वो दूसरे देशों के साथ भी हुआ करते थे, जिसका साक्ष्य हमको बहुत सारी वस्तुओं के माध्यम से ये पता चलता है कि जो हड़प्पा वासी थे वो दूसरे दूसरे देशों के साथ भी व्यापार किया करते थे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कों के निर्माण को ग्रिड पद्धति द्वारा बनाया गया था, जिसमें हमने आपको पीछे भी मेंशन किया था कि जो उस टाइम पे सड़क और नालियों का जो निर्माण किया गया वो ग्रिड पद्धति को अपना के किया गया। यहाँ से हमें विशाल स्नानागार भी प्राप्त होता है, और विशाल स्नानागार अगर आप लोग देखिएगा तो उसमें ये पता चलता है कि उस टाइम पे स्विमिंग पूल जो हम आज देखते हैं, एक साइड से निकलने के लिए, एक साइड से एंट्री के लिए, और वहाँ पे कपड़े को रखने के लिए अलग अलग कैटेगरी से व्यवस्था किया जाता है। ये व्यवस्था आज से कई सौ साल पहले, हजारों साल पहले हड़प्पा वासी भी किया करते थे। उस टाइम पे भी यही प्रोसेस चलता था, शायद उसी टाइम के प्रोसेस को आज हम लोग फॉलो करके और ये स्विमिंग पूल वगैरह बनाते हैं। ठीक है, जिससे हमको पता चलता है कि लोग नहाने के लिए ग्रेट बाथ का इस्तेमाल अच्छे से करते थे, यानी काफ़ी बेहतरीन ढंग से, जिसमें एक तरफ से एंट्री का और एक तरफ से एग्जिट का व्यवस्था वो लोग किए थे। ठीक है, आगे देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता में एक आश्चर्यजनक पद्धति देखने को मिलती है। वो कौन सी पद्धति है, जिसमें यह पता चलता है कि उस समय एक पद्धति चलती थी जिसका नाम होता था सवाधान पद्धति। सवाधान पद्धति क्या होता था, इस पद्धति में हमको कुछ आश्चर्यजनक चीज़ें भी देखने को मिलती थी, जिससे क्या होता था, जैसे अगर कोई व्यक्ति उस टाइम पे मरता था तो वो लोग क्या करते थे, पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, और इसी की वजह से उसके साथ यानी मरे हुए व्यक्ति के साथ आभूषण और बर्तन आदि चीज़ें भी दफना देते थे ताकि ये दूसरे जन्म में उसका यूज करेगा। जब हम पता करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता की जो पता चलता है, क्या पता चलता है, पता करते हैं तो क्या पता चलता है कि यहाँ के जो लोग थे वो टाइम पास यानी इंजॉय करने के लिए मछली पकड़ते थे, शिकार करना, पशुओं को लड़ाना, पासा खेलना इत्यादि में रुचि रखते थे, यानी इन चीज़ों का प्रयोग करके और वो अपना मनोरंजन करते थे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे, इस प्रश्न का आंसर यहीं पे कंप्लीट होता है। कल हम बात करेंगे डे बाय डे कुछ और प्रश्नों के बारे में, जो प्रश्न आ सकते हैं एग्जाम में और आने वाले हैं इस बार के, और जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका आंसर आप कैसे दे सकते हैं और कहानी के रूप में कैसे याद कर सकते हैं या कैसे लिख सकते हैं। अगर 500 वर्ड में पूछा, 150 वर्ड में पूछा, यानी 100 शब्द, 150 शब्द, कितना भी शब्दों में अगर पूछे प्रश्न, तो उसके बारे में हम कल भी बात करेंगे। इसका पार्ट 3 कल आएगा। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़ा है तो जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। मिलते हैं इसके पार्ट 3 के साथ। तब तक अगर आप लोगों ने वीडियो देख लिया तो वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, ताकि हम काफ़ी मेहनत करके और आप काफ़ी अच्छे से आप लोगों तक प्रश्न और उत्तर को पहुंचा सकें और काफ़ी अच्छे से आप लोगों को समझाने का एक छोटा सा प्रयास कर सकें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।